हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और ये जो हमारे क्वेश्चंस रहेंगे सॉइल मैकेनिक्स के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पे 1991 से क्वेश्चंस को डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे और अभी जो पैटर्न है गेट के क्वेश्चंस का वो भी देखते चलेंगे। ठीक है, तो देखिए कि हम इतने पहले के क्वेश्चंस क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि जैसे कि कोई भी स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम है या फिर एसएससी के एग्जाम है, उसमें क्या होता है कि गेट के 1 मार्क्स के क्वेश्चन को पूछ दिया जाता है। गेट के 1 मार्क्स के जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उनसे क्वेश्चन आ जाता है। तो इसीलिए जो बहुत पहले के क्वेश्चंस हैं उनको भी हम साथ में डिस्कस करते चलेंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ रॉक वेदरिंग इज नॉट ट्रांसपोर्टेड इज कॉल्ड। तो देखिए कि एल्यूवियल, ग्लेशियर और एओलिन ये हमारा क्या होता है, ट्रांसपोर्टेड सॉइल का नाम है। तो मतलब कि ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है तो वो कौन सा सॉइल होगा, यहाँ पे रेसिडुअल टाइप का सॉइल हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसपोर्टेड रहता है तो हम उसको क्या बोल देते हैं, एयर के कारण ट्रांसपोर्टेड है तो हम उसको बोल देंगे यहाँ पे एओलिन, रिवर के कारण ट्रांसपोर्टेड तो हम बोल देंगे एलुवियल, और यहाँ पे आइस के कारण हमारा सॉइल ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो उसको हम बोल देंगे ग्लेशियर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा रेसिडुअल सॉइल हो जाएगा आंसर। इसके बाद यहाँ पे हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ ग्रुप इंडेक्स फॉर अ सॉइल इज। तो हमारा ग्रुप इंडेक्स क्या होता है, ग्रुप इंडेक्स जो होता है किसी भी सॉइल को उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे, जैसे कि पार्टिकल साइज, लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट के आधार पे ग्रुप इंडेक्स जो है किसी भी सॉइल को दिया जाता है। इसका जो वैल्यू होता है 0 से 20 के बीच में वेरी करता है। अगर हमारा ग्रुप इंडेक्स का वैल्यू ज़्यादा है तो फिर हमारा क्या है, किसी भी सॉइल का ग्रुप इंडेक्स ज़्यादा है तो वो हमारा जो सॉइल है ये अच्छा नहीं कहलाएगा, मतलब कि ये पुअर सबग्रेड कहलाएगा। अगर हमारा ग्रुप इंडेक्स का वैल्यू कम है तो वो अच्छा क्वालिटी का सॉइल होगा। ठीक है, तो ये जो होता है हमारा ग्रुप इंडेक्स होता है। इसी के फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे, लाइक पार्टिकल साइज, लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट के बेसिस पे हम इसको क्या करते हैं, सॉइल को क्लासीफाई करते हैं और डिफरेंट नंबर जो है असाइन करते हैं। तो 0 से 20 जो होता है इसका रेंज होता है, तो मैक्सिमम वैल्यू इसका क्या हो जाएगा 20 एंड मिनिमम वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, द डिस्क्रिप्शन सैंडी सिल्टी क्ले सिग्निफाइज। तो देखिए यहाँ पे सैंडी सिल्टी क्ले ये क्या है, प्रोनाउंसिएशन है। ठीक है, जैसे कि ये इसका मतलब क्या है मैं बताती हूँ यहाँ पे, कि जब हमारा क्ले का जो क्वांटिटी है सॉइल में वो ज़्यादा होगा किससे, हमारे सिल्ट से, और सिल्ट का जो क्वांटिटी है ज़्यादा होगा हमारे सैंड से, तो हमारा ये जो सॉइल है इसको हम, उसका जो सिंबल है ये किस तरह से लिखेंगे, CMS। ठीक है, ये क्या शो कर रहा है कि हमारा क्ले ज़्यादा है, क्योंकि हमने क्ले को पहले लिखा है, फिर सिल्ट है, फिर यहाँ पे सैंड क्या है, कम है। लेकिन इसको हम बोलेंगे कैसे, इसको प्रोनाउंसिएशन इसका कैसे करेंगे, सैंडी। हम प्रोनाउंसिएशन हमेशा पीछे से करते हैं। ठीक है, क्वांटिटी में जो ज़्यादा रहता है उसको लिख तो पहले देते हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन की बात करें तो हम हमेशा पीछे से प्रोनाउंसिएशन करेंगे। जिसका क्वांटिटी कम रहेगा उसको पहले बोलेंगे सैंडी, सिल्टी और यहाँ पे क्ले। तो वही पूछा है कि सैंडी, सिल्टी, क्ले क्या सिग्निफाइज कर रहा है, तो क्या सिग्निफाइज कर रहा है, क्ले ज़्यादा है, उससे कम सिल्ट है और सबसे कम सैंड है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा, अनइक्वल प्रोपोर्शन ऑफ 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स सच एज क्ले इज ग्रेटर देन सिल्ट इज ग्रेटर देन सैंड। तो हमारा जो थर्ड आंसर है यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, राइट ट्रू और फॉल्स, द ए लाइन इन द प्लास्टिसिटी चार्ट सेपरेट्स ऑर्गेनिक क्ले फ्रॉम इनऑर्गेनिक क्ले। तो ये बोल रहा है कि क्या ए लाइन हमारा प्लास्टिसिटी चार्ट में ऑर्गेनिक क्ले एंड इनऑर्गेनिक क्ले को क्या करता है, सेपरेट करता है। तो आंसर है यस, कि प्लास्टिसिटी चार्ट हमें हमारा जो ए लाइन होता है वो सेपरेट करता है ऑर्गेनिक क्ले एंड इनऑर्गेनिक क्ले को। ठीक है, प्लास्टिसिटी चार्ट का ये जो लेक्चर है वो ऑलरेडी मैंने सॉइल मैकेनिक्स के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके प्लास्टिसिटी चार्ट के बारे में डिटेल से पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे देखते हैं, राइट ट्रू और फॉल्स इन द आंसर बुक। द चार्ज ऑन क्योलिनाइट इज ड्यू टू 1 एल्यूमिनियम सब्सटीट्यूशन फॉर एवरी 400 सिलिकॉन आयन। तो यहाँ पे देखिए कि हमारा ये क्योलिनाइट रहता है, ये क्या रहता है, इसके बारे में इसका स्ट्रक्चर थोड़ा समझ लीजिए।
यहाँ पे इसका जो स्ट्रक्चर रहता है, इसमें सिलिका सीड रहता है और एल्यूमिना सीड रहता है, इसको हम गिब्साइट सीड भी बोलते हैं। तो इन दोनों का जो रेशियो होता है 1:1 का रहता है। एक हमारा जब सिलिका सीड आता है तब एक हमारा क्या रहता है, यहाँ पे गिब्साइट सीड भी रहता है। देखिए ये स्ट्रक्चर में भी 1:1 है, इस स्ट्रक्चर में भी 1:1 है एंड इस स्ट्रक्चर में भी 1:1 है। और ये जो हमारा स्ट्रक्चर है इसके बीच में हमारे ये जो किससे कनेक्टेड है, हाइड्रोजन बॉन्ड से यहाँ पे कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पे ये हाइड्रोजन बॉन्ड से ये कनेक्टेड रहता है। और क्योलिनाइट जो मिनरल रहता है ये हमारा लीस्ट एक्टिव मिनरल होता है। ठीक है, तो ये सारा जो चीज़ हो गया यहाँ पे क्योलिनाइट मिनरल के बारे में हो गया। अब क्वेश्चन पे आइए, यहाँ पे बोलता है कि द चार्ज ऑन क्योलिनाइट इज ड्यू टू 1 एल्यूमिनियम सब्सटीट्यूशन फॉर एवरी 400 सिलिकॉन सब्सटीट्यूशन। ऐसा तो नहीं है, 1:1 का रेशियो होता है सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम का। ठीक है, जैसे कि अभी हमने जस्ट देखा है। ठीक है, सिलिकॉन या फिर गिब्साइट यहाँ पे बोल देंगे। 400 तो यहाँ पे है नहीं, स्ट्रक्चर में भी यहाँ पे हमने देख लिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ब्लैक कॉटन सॉइल एक्सक्यूबेट लार्ज स्वेलिंग एंड श्रिंकेज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉलोइंग क्ले मिनरल। तो लार्ज स्वेलिंग एंड श्रिंकेज कहीं भी बोलेगा तो कहाँ किसके कारण होता है, मॉन्ट मोरिलोनाइट होता है यहाँ पे। इसके बाद सेम क्वेश्चन फिर से पूछ दिया है। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान में रखते चलिए कि ये कौन पूछा है, IIT बॉम्बे पूछा है। ठीक है, 1993 में। और इस बार भी पेपर कौन कंडक्ट करा रहा है, IIT बॉम्बे ही करा रहा है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान देते चलिए कि IIT बॉम्बे ने प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चन, किस टाइप के पैटर्न के क्वेश्चंस पूछे हैं। क्योंकि देखिए प्रोफेसर हो सकता है कि जो उस टाइम कंडक्ट किया हो, जिस प्रोफेसर ने क्वेश्चन बनाया हो, अभी भी वही प्रोफेसर हो। ठीक है, चांसेस हैं होने के। तो इसीलिए क्योंकि प्रोफेसर चेंज नहीं होते हैं, तो थोड़ा इस तरह से आप पैटर्न भी देखते हुए चलिए कि कौन से IIT ने ये पूछा है। खासकर IIT बॉम्बे ने जो पूछा है उसको तो आप ध्यान दे के ही चलिए। तो यहाँ पे मॉन्ट मोरिलोनाइट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही पैटर्न का है। द स्वेलिंग नेचर ऑफ ब्लैक कॉटन सॉइल इज प्राइमरी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्लैक कॉटन सॉइल में स्वेलिंग नेचर बोल दिया तो फिर से क्या आ जाएगा, मॉन्ट मोरिलोनाइट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वॉइड रेशियो ऑफ अ सॉइल सैंपल इज 1, द करस्पॉन्डिंग पोरोसिटी ऑफ द सॉइल इज। वॉइड रेशियो 1 है तो पोरोसिटी हमारा क्या होगा, ये पूछ दिया है। तो वॉइड रेशियो एंड पोरोसिटी में हमारा रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है, ईटा इज इक्वल टू E/1 का हमारा रिलेशन होता है वॉइड रेशियो एंड पोरोसिटी में। तो हमारा वॉइड रेशियो हमारा क्या बोल दिया है, किसी भी सैंपल का 1 है तो पोरोसिटी बोल रहा है, तो ऊपर में क्या आ जाएगा, E1 हो जाएगा और नीचे में 1 + 1 2 हो जाएगा। तो पोरोसिटी क्या हो जाएगा, 1/2 मतलब कि 0.5 यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। ये जो रिलेशन है इसको आप याद रखिए, ईटा इज इक्वल टू E/E+1 जो होता है हमारा क्या होता है, पोरोसिटी एंड वॉइड रेशियो के बीच का रिलेशन। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वॉइड रेशियो ऑफ अ सॉइल कैन एक्सीड यूनिटी, ट्रू और फॉल्स बताना है यहाँ पे। तो कि वॉइड रेशियो का हमारा क्या होता है फॉर्मूला, वॉइड रेशियो इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड होता है अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता है। ठीक है, तो हमारा जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड है अगर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के इक्वल हो गया तो ई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर हमारा वॉल्यूम ऑफ वॉइड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से ज़्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा, ई का वैल्यू क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो वही क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या ये ग्रेटर देन 1 हो सकता है, ये हमको बताना है। तो देखिए कि अगर हमारा वॉल्यूम ऑफ वॉइड ज़्यादा हो गया वॉल्यूम्स ऑफ सॉलिड से तो हमारा ये ग्रेटर देन 1 पॉसिबल है। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से ज़्यादा हो सकता है, तो बिल्कुल ज़्यादा हो सकता है। अगर हम किसी भी सॉइल में, ठीक है, कुछ क्वांटिटी में सॉइल है, ये हमारा क्या है, सॉइल के सॉलिड्स पार्टिकल है, कुछ क्वांटिटी में सॉइल है हमने यहाँ पे लिया है और उसमें हम यहाँ पे ऐड कर दिए हैं, बहुत सारा अमाउंट में वाटर ऐड कर दिया है, इतना वाटर ऐड कर दिए कि जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो ज़्यादा हो गया है और सॉइल के सॉलिड्स हमारे क्या है, कम है। ठीक है, इस तरह से बीकर है तो उसमें कहीं कहीं पे हमारे सॉइल के सॉलिड्स प्रेजेंट हैं, बाकी जगह पे इनके बीच में जो भी जगह है उसमें क्या फिलअप है, हमारा वाटर फिलअप है। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर या फिर वॉइड जो है हमारा ज़्यादा हो गया है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से। ठीक है, तो ये जो है इस केस में हमारा क्या हो जा रहा है, वॉइड रेशियो जो है ग्रेटर देन 1 हो जा रहा है। तो यस, ये हो सकता है, ट्रू हो जाएगा ये। इसके बाद सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय विंड इज नोन एज, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एओलिन बोलते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने सबके बारे में लिख भी दिया है कि अगर हमारा जो सॉइल है विंड से ट्रांसपोर्ट होता है तो हम एओलिन बोलते हैं, रिवर ट्रांसफ़र करता है तो एलुवियल बोलते हैं, लेक के बेड में पाया जाता है तो लैकास्ट्रियन बोलते हैं, सी बेड में पाया जाता है तो मरीन सॉइल बोलेंगे, ग्लेशियर में
के द्वारा या फिर आइस के द्वारा ट्रांसपोर्टेड होगा तो उसको हम ग्लेशियर सॉइल या फिर टिल बोलते हैं। ग्रेविटी के द्वारा ट्रांसपोर्ट होगा तो हम उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे कोलुवियल सॉइल बोलते हैं। तो हमारा वहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, विंड के द्वारा हो रहा है तो यहाँ पे हमारा एओलिन हो जाएगा। कंसिस्टेंसी ऑफ ए सैचुरेटेड कोहेसिव सॉइल इज अफेक्टेड बाय, तो कंसिस्टेंसी हमारा क्या होता है ये समझेंगे, उसके बाद देखते हैं कि किससे किससे ये अफेक्ट हो सकता है। तो कंसिस्टेंसी जो होता है, मेनली कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल जो होता है हमारा शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, शेयर स्ट्रेंथ मतलब कि क्या होता है, किसी भी सॉइल का शेयर स्ट्रेंथ मतलब कि कोई भी अगर हम डिफॉर्मेशन या फिर लोड लगाते हैं सॉइल में तो वो क्या कर सके, उससे अपनी स्ट्रेंथ से वो क्या कर सके, उसको रजिस्ट कर सके। या फिर जो हमारा सॉइल है उसका शियर स्ट्रेंथ बोलते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि उसके बीच के जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं लाइक कोहेसिव फोर्सेस, ठीक है, या फिर फ्रिक्शनल फोर्सेस जो कि हमारे सॉइल को क्या प्रोवाइड करते हैं, शेयर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। अब इसको फॉर्मूला में भी लिख देते हैं हम, टाउ इज इक्वल टू सी प्लस सिग्मा बार tan phi। सी क्या होता है, कोहेसिव, जो कि हमारा इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स के कारण होता है पार्टिकल्स के बीच में, और यहाँ पे फाई जो होता है फ्रिक्शनल फोर्सेस के बीच में होता है, पार्टिकल के बीच में जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस होता है इसके कारण हमारा ये जो है फाई आता है। तो देखिए कि हमारा शेयर स्ट्रेंथ दोनों के कारण हो सकता है, सी के कारण, कोहेजन के कारण, और यहाँ पे फ्रिक्शनल जो रेजिस्टेंस होता है पार्टिकल्स के बीच में उसके कारण। तो इसके कारण जो होगा ये सिग्मा बार tan phi होगा और ये कोहेजन के कारण सी होगा। कोहेसिव में बस क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ सी के कारण हमारा शेयर स्ट्रेंथ होगा। एंड कोहेजन लेस में जब हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला जो टर्म है कोहेजन लेस है, कोहेजन लेस है, तो ये जो है हमारा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और बस इसी के कारण क्या होगा, यहाँ पे शेयर स्ट्रेंथ होगा। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे हमारा क्या है, जो सॉइल है वो कोहेसिव टाइप का सॉइल है, तो टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सिर्फ कोहेजन के कारण यहाँ पे स्ट्रेंथ आएगा, मतलब कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल्स के कारण यहाँ पे हमारा शेयर स्ट्रेंथ है या फिर कंसिस्टेंसी है सॉइल का। तो अगर हम यहाँ पे कौन कौन से ऐसे फैक्टर जो कि दिए हुए हैं जिनको अगर हम यहाँ पे चेंज करें तो हमारा क्या हो जाए, ये जो हमारा कंसिस्टेंसी या फिर शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल है वो चेंज हो जाए। तो देखिए कि अगर हम वाटर कंटेंट, सॉइल में अगर हम वाटर कंटेंट चेंज करते हैं, वाटर कंटेंट बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा कि ऑब्वियसली कि हमारे जो सॉइल के सॉलिड्स हैं उनके बीच का इंटरमोलिकुलर जो अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कैसे कम हो जाएगा, क्योंकि इनके वॉइड्स में क्या आ जाएंगे, वाटर आ जाएंगे, तो हमारे सॉइल के पार्टिकल्स और दूर दूर जाएंगे, सॉइल के सॉलिड पार्टिकल और दूर दूर जाएंगे, क्योंकि इनके बीच में क्या आ चुका है, इस तरह से वाटर आ चुका है, तो ये और दूर दूर चले गए, तो क्या हो जाएगा, इनका अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा, तो कंसिस्टेंसी या फिर इसका शेयर स्ट्रेंथ जो रहेगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली हमारा वाटर कंटेंट क्या करेगा, इफेक्ट करेगा हमारा कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द अनकन्फाइंड कंप्रेशन स्ट्रेंथ ऑफ स्टीफ क्ले फॉल्स इन द रेंज ऑफ। अनकन्फाइंड कंप्रेशन स्ट्रेंथ या फिर यूसीएस से भी हम इसको डिनोट करते हैं। इसका रेंज क्या होता है स्टीफ क्ले में, तो इसको ध्यान रखिए 100 से 200 के बीच में ये लाई करता है। ठीक है, इसके बाद 13 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछ रहा है, अ सॉइल हैविंग अ यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट स्मॉलर देन 2 इज कंसिडर्ड यूनिफॉर्म। तो अगर किसी भी सॉइल का यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट जो है स्मॉलर देन 2 है तो उसको क्या हम यूनिफॉर्म कंसिडर करेंगे, ये पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या रेंज होता है, तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि अगर हमारा यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट 1 के इक्वल है तो ये यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल है, ग्रेटर देन 4 है तो वेल ग्रेडेड सॉइल है, एंड ये ग्रेटर देन 6 है तो ये वेल ग्रेडेड सैंड है। ठीक है, ग्रेटर देन 4 तो वेल ग्रेडेड ग्रेवल, और ग्रेटर देन 6 तो वेल ग्रेडेड सैंड। और यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट को हम D60/D10 से यहाँ से डिनोट करते हैं। तो हमको क्या बोल दिया है, CU जो है यहाँ पे लेस देन 2 है, तो क्या ये हमारा सॉइल यूनिफॉर्म होगा, तो देखिए हाँ होगा यूनिफॉर्म, क्योंकि क्या बोल रहा है, जस्ट लेस देन, अबाउट लेस देन 2 बोल रहा है। ठीक है, मतलब कि जस्ट लेस देन 2 बोल रहा है, तो हमारा अगर CU 1 रहता है तो क्या होता है, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल होता है। तो यस हमारा जो सॉइल है 2 से अबाउट लेस देन 2 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म सॉइल हो जाएगा। अ सॉइल हैविंग अ पार्टिकल ऑफ नियरली सेम साइज, अगर सेम साइज के जो पार्टिकल होंगे तो उनको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे यूनिफॉर्मली ग्रेडेड बोलेंगे। वेल ग्रेडेड में क्या होते हैं कि डिफरेंट साइज के पार्टिकल, हर साइज के पार्टिकल प्रेजेंट रहते हैं, तो हमारे वेल ग्रेडेड कहलाते हैं। पुअर ग्रेडेड क्या कहलाएंगे कि सिर्फ एक ही साइज के पार्टिकल प्रेजेंट है,
कुछ साइज के हैं, कुछ साइज के नहीं हैं, ठीक है, तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, पुअरली ग्रेडेड कहलाएंगे। गैप ग्रेडेड क्या कहलाएंगे, कुछ साइज के जो पार्टिकल है वो यहाँ पे मिसिंग है, तो हमारे क्या कहलाएंगे, गैप ग्रेडेड कहलाएंगे। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन द प्लास्टिसिटी चार्ट इज। तो ए लाइन का जो इक्वेशन होता है 0.73 WL-20 हमारा ए लाइन का इक्वेशन होता है। WL हमारा क्या होता है, यहाँ पे लिक्विड लिमिट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज नॉट करेक्ट। तो देखिए अभी मैंने जस्ट बताया पोरोसिटी एंड वॉइड रेशियो वाला क्वेश्चन था, तो उसमें क्या होता था, पोरोसिटी इज इक्वल टू E/1 + E का हमने फॉर्मूला लगाया था, जिसमें E1 पुट किया तो हमको ईटा का वैल्यू निकालना था। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है एक्चुअल में, लेकिन हमारा जो फॉर्मूला यहाँ पे ये दिया हुआ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा।